उद्घोष एकेडमी में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आवाज आ रही है आप सभी को? यस या नो भाई कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ लिया जाए। कंटेंट आपका रेडी है, एकदम तैयार है जानने के लिए भाई। चलिए, आवाज आ रही है? चैट पोल ऑन कर दीजिए मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है मनोज जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। और कोई है भाई, किसी को कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण कंटेंट के बारे में। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका निर्धारित है सीटेट के एग्जामिनेशन में, या फिर ये कह देना कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बिल्कुल, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न वाकई में है यहाँ पे। अब चैप्टर आपका आपके स्क्रीन पे आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा, आप सभी ने देख लिया होगा कि अभिप्रेरणा चैप्टर है हमारा, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है तो बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड, लेकिन हमें मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत कई बार पूछा हुआ है यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं बिना देर किए हुए इस महत्वपूर्ण चैप्टर को लेके, जहाँ पे हम देख रहे हैं वो चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। चल, मोटिवेशन के संदर्भ में यदि बात किया जाए ना, तो मोटिवेशन के संदर्भ में जब बात होती है, रुकेंगे तो मोटिवेशन के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमें यही समझना पड़ता है कि मोटिवेशन शब्द लिया कहाँ से गया है। ठीक है, और उसका अभिप्राय क्या है दोस्तों, यही ना। तो मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है ना, कि मोटिवेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है दोस्तों? तो मोटम शब्द से लिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर? और जो मोटम का अभिप्राय होता है ना, वो मूव होता है लैटिन भाषा में, या फिर उसे मोटर कह सकते हैं, या फिर हम मोशन कह सकते हैं। ठीक, यानी डिफाइन करना हो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को, तो कह सकते हैं कि मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटिव शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय मूव, मोटर, मोशन से लिया गया है। अब यहाँ पे मूव का अभिप्राय क्या है? तो मूव का अभिप्राय होता है आगे बढ़ना। मोटर का अभिप्राय क्या है? गति को बनाना। मोशन का अभिप्राय क्या है? चलना। तो साधारण यदि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा को डिफाइन करना हो ना, तो हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया, या फिर गति को बनाने की प्रक्रिया, या फिर चलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? हमारी अभिप्रेरणा कहलाएगी। अभिप्रेरणा को सीटेट यानी कि पेडागोजी के अंतर्गत ना प्रेरणा भी कहता है, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि जिसको हम प्रेरणा कह रहे हैं उसी को यहाँ पे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के रूप में हम देख रहे हैं। हमारे एग्जामिनेशन के प्रश्न के अंतर्गत प्रेरणा शब्द देता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले वर्जन को देखते हैं, तो इंग्लिश वाले वर्जन में केवल और केवल इंग्लिश में वही शब्द दिखेगा जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, दैट मीन्स अभिप्रेरणा। ठीक, अभिप्रेरणा के संदर्भ में जब बात करते हैं ना, अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमने देखा है, व्यवहारिक तरीके से समझा है कि अभिप्रेरणा जो है वो बाह्य रूप में भी होती है और आंतरिक रूप में भी होती है। कैसे बाह्य रूप में है? सपोज हमने किसी बालक को कहा भाई शाबाश, तो शाबाश शब्द जो क्या है वो बाह्य रूप है। सपोज हमने किसी दूसरे बालक को दे दिया क्या भाई दंड, तो दंड भी अभिप्रेरणा है, लेकिन वह नकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाएगी। सपोज हमने किसी बालक को पुरस्कार दिया, पुरस्कार रूप में धनराशि दे दिया, चॉकलेट दे दिया, जो भी दे दिया, ये कैसी अभिप्रेरणा हो जाएगी? तो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। बात क्लियर? हमने कहा कि अभिप्रेरणा बाह्य भी होती है और आंतरिक भी होती है। बाह्य बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताए। अब समझते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है भाई। आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जहां पे व्यक्ति या बालक स्वतः ही मोटिवेट हो, स्वतः ही अभिप्रेरित हो, स्वतः ही प्रेरित हो, या स्वतः ही प्रेरित हो। जब बालक स्वतः मोटिवेट होता है ना, तो इस तरीके की अभिप्रेरणा को हम क्या कह देंगे भाई? अभिप्रेरणा कह देंगे। दैट मीन्स बात उससे होती है मनोविज्ञान के अंतर्गत भी कि अभिप्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और अभिप्रेरणा बाह्य भी हो सकती है। किंतु परंतु लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पेडागोजी यानी तो शिक्षण के दृष्टिकोण से ना,
अभिप्रेरणा के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम प्रश्नों को देखेंगे, जब भी हम प्रश्नों के सही आंसर का चयन करेंगे, तो बाह्य अभिप्रेरणा की तरफ हमें नहीं जाना, क्योंकि जो बाह्य अभिप्रेरणा है पेडागोजी के अंतर्गत नकारात्मक रूप में स्वीकार की जाती है, यानी कि निगेटिव वर्ड से। पॉजिटिव वर्ड सकारात्मक आंतरिक अभिप्रेरणा है। और इस बात मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत बल भी दिया। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा भले ही आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सकारात्मक अभिप्रेरणा, प्रबल अभिप्रेरणा वही अभिप्रेरणा है जहाँ पे बालक आंतरिक रूप से क्या हो भाई, अभिप्रेरित हो, यानी कि अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। बात क्लियर रखिएगा। जब भी कह दे प्रश्न के अंतर्गत, प्रश्न पूछता है यहाँ से एकदम कई बार पूछा है कि बालक शासन उत्पन्न की जाए, तो मतलब क्या, बालक स्वयं से अनुशासित हो रहा है, उसे ना किसी नियम के द्वारा, उसे ना किसी कानून के द्वारा, ना किसी दंड के द्वारा, ना किसी पुरस्कार के द्वारा हम अनुशासित करने की कोशिश कर रहे। अगर उस बालक को हम नियम, दंड, कानून, पुरस्कार आदि के द्वारा ना अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, तो ये बात तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि वह आंतरिक अभिप्रेरणा कतई नहीं कहलाएगी, बल्कि वो क्या कहलाएगी दोस्तों, तो बाह्य अभिप्रेरणा। अभी अभी हमने इस बात की पुष्टि की, हमने आपको ये बात बताई कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, पेडागोजी के अंतर्गत तो बाह्य अभिप्रेरणा पर हमें बल ही नहीं देना है। अब बल हमें देना किस, आंतरिक अभिप्रेरणा पे, जहां बालक स्वयं अनुशासित हो, स्वयं अधिगम करे, स्वयं करके सीखे, स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न करे, स्वयं अन्वेषणात्मक हो, स्वयं नन्हा वैज्ञानिक के रूप में उभर के सामने आए। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे आपके पेडागोजी के अंतर्गत। ये केवल केवल सीडीपी में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा भाई। सीडीपी अतिरिक्त जो भी आपका सिलेबस है सीटेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका अगर जूनियर लेवल पे दे रहे हैं तो एसएसटी पोर्शन हो, या फिर जूनियर लेवल पे ही आपका साइंस पोर्शन हो, या फिर प्राइमरी लेवल पे जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर कहीं दे रहा है कि बालक में स्व अनुशासन हो, सही है। अगर कह रहा है कि बालक स्वयं करके सीखे, सही है। अगर कह रहा है बालक सक्रिय हो, सही है। अगर कह रहा है बालक जिज्ञासु हो, सही है। अगर कह रहा है बालक एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में हो, सही है। अगर कह रहा है बालक एक अन्वेषणकर्ता के रूप में हो, बिल्कुल सही हो। केवल सीडीपी में नहीं, बल्कि हमने कहा भाई सब में ये पॉजिटिव वर्ड होगा। बात क्लियर, यानी कि भले ही विप्रेरणा दोनों हो सकती है, लेकिन पेडागोजी के प्रश्न के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि केवल और केवल आंतरिक अभिप्रेरणा ही सबसे क्या मानी जाएगी, प्रबल अभिप्रेरणा मानी जाएगी। इस बात को स्पष्ट करते हुए ना एक ऐसा महान व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक निकल के आए जिनको हमने बहुत ही डीपली पढ़ रखा है, जिनका नाम है स्किनर महोदय। पढ़ा है स्किनर का? स्किनर महोदय का हमने एक अधिगम का सिद्धांत पढ़ा है, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी कहते हैं, पढ़ा है, जिसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट में क्या कहा ये समझिए। इन्होंने कहा क्या कि अभिप्रेरणा ना सीखने का राजमार्ग है भाई। वाह क्या बात कही थी, बहुत बढ़िया कहा था इन्होंने। क्योंकि जब बालक से भी प्रेरित होता है ना, निश्चित तौर पे उसके सीखने की गति होना ज्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो राजमार्ग के रूप में उभर के आती है। ऐसा महान कर्तव्य लेके आए थे कौन भाई, स्किनर महोदय। यहाँ से कोटेशन नहीं पूछा है। पेडागोजी के अंतर्गत 2021 के बाद से कभी भी किसी भी मनोवैज्ञानिक की कोटेशंस यानी कि कथन पर बात नहीं की, लेकिन उस कथन का कंक्लूजन क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकला, इस बात पे जरूर बात हुई है। यहाँ पे जो स्किनर महोदय ने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, तो बिल्कुल सही है भाई। अब अगर अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है ना, तो मतलब यह बात तो क्लियर है कि बालक तभी सीखेगा जब वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा।
और अभिप्रेरित होगा का मतलब आंतरिक की बाह्य, तो जवाब होगा आप सभी का क्या, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, तभी बालक क्या करेगा दोस्तों, सीखेगा। ये था अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा, सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभिप्रेरणा अंत बात की अगले पॉइंट को देखा जाए तो कंपोनेंट्स मोटिवेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में पूछ रहा है यहाँ से। कंपोनेंट्स मोटिवेशन का मतलब ये अभिप्रेरणा के घटक हम देख सकते हैं, ठीक। अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अभिप्रेरणा के घटकों की संख्या मुख्यतः 3 ही है, और यही हमसे पूछा है हमारे पेडागोजी के प्रश्न के अंतर्गत। पहला घटक देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहला जो घटक है उसे हम आवश्यकता कहते हैं, यानी कि इसको हम नीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नीड, ठीक। बात करेंगे अभी इसके बारे में, ठीक। दूसरा जो घटक है उसे हम अंतर्नोद कहते हैं, पढ़ना है, समझना पड़ेगा, जिसको हम प्रणोद भी कहते हैं, जिसको हम चालक भी कहते हैं। इंग्लिश ज्यादा बेटर है, इसको हम ड्राइव कहते हैं, ठीक। अगर तीसरे घटक की तरफ बढ़ा जाए तो तीसरा घटक हमारा उद्दीपक है। मजेदार प्रश्न यहाँ से कॉम्प्लिकेट करके आयोग कई बार पूछा है, आप मत फंसिएगा, बात करेंगे अभी इसके बारे में। उद्दीपक को बात करें हम ना, तो हम इसको इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, हमने पढ़ रखा है स्टिमुलस को। और स्टिमुलस का जो कार्य होता है वो उत्तेजना को क्या करना होता है भाई, बढ़ाना होता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति में स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना की बढ़ोतरी होती है तो वह प्रतिक्रिया करता है, और वही प्रतिक्रिया क्या अभिप्रेरणा कही जा सकती है, तो बिल्कुल कही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साधारण शब्दों में अभिप्रेरणा को डिफाइन करना हो ना, तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना को अभिप्रेरणा कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना को हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो उत्तेजना है ना वो व्यक्ति को, बालक को अभिप्रेरित करने का क्या करती है, कार्य करती है, और यही बात तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी हम समझ रहे अभी तक, ठीक। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन से सीधा सीधा प्रश्न अगर पूछा तो कह देगा कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशंस के कितने टाइप्स है, यानी कि अभिप्रेरणा के कितने घटक है, तो जवाब होगा दोस्तों कितने हो जाएंगे, 3, ठीक। अगर और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की आयोग ने तो कह देगा क्या कि अभिप्रेरणा के घटक है या फिर अभिप्रेरणा के घटक नहीं है। ये 1 से 2 बार सेंट्रल लेवल यानी कि सीट के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक। अभिप्रेरणा के घटक में जो सबसे पहला घटक दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, वो नीड यानी कि आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही है भाई। हम तभी मोटिवेट होते हैं, तभी अभिप्रेरित होते हैं, तभी उत्तेजित होते हैं जब हमारी उत्तेजना की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब अगर हम मोटिवेट है तो दैट मीन्स हमारी एक बेसिक नीड है, आवश्यकता है। तो जिसके आधार पे अभिप्रेरणा का जो सबसे पहला, सबसे जो मुख्य स्रोत कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, आवश्यकता कहलाता है। अभिप्रेरणा का सबसे मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा हमारा, आवश्यकता हो जाएगा। सबसे पहला स्रोत पूछ दे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आवश्यकता हो जाएगा। यूपी एग्जामिनेशन में ये पूछता है कि अभिप्रेरणा मुख्य स्रोत है, आपके ऑप्शन में नीड भी होगा, ड्राइव भी होगा, स्टिमुलस भी होगा। तो नीड, ड्राइव, स्टिमुलस में से अगर बात करें तो अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, नीड यानी कि आवश्यकता। अच्छा, ये जो आवश्यकता अगर उसके संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं के कॉन्सेप्ट को लेके बात की जाती है। अब मूलभूत आवश्यकता, तो भोजन हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है कि नहीं है। पानी हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। काम वासना क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से। यानी कि भोजन, पानी, काम वासना, नींद, विश्राम आदि ये सब हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जिनको हम मूलभूत आवश्यकता कह सकते हैं। और यही मूलभूत आवश्यकता अभिप्रेरणा के पहले घटक को डिफाइन कर देगी, जिसको हम आवश्यकता कह रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक। अब बात जिसको हम प्रणोद या चालक कह रहे हैं, जिसको हम ड्राइव कह रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक।
अब अगर ड्राइव के संदर्भ में बात किया जाए ना, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ड्राइव के संदर्भ में कहा गया क्या कि जब किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज हमें बाध्य कर दे कि उस आवश्यकता को फुलफिल ही करना है, तो उस बाध्यता वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्नोद कहते हैं, या फिर प्रणोद कहते हैं, या फिर चालक कहते हैं। तीनों एक ही है, जिसको इंग्लिश में हम ड्राइव कह रहे हैं। बात क्लियर हुई? आवश्यकता पूर्ति के लिए जो बाध्य करे वो हमारा क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है। यहाँ समझते हैं। अब भोजन आवश्यकता भी होगी जब हमें लगी होगी क्या भाई? भूख। सपोज भूख लगा है, पेट एकदम भरा है, तो क्या हमें बेसिक नीड्स की नीड होगी? नहीं होगी भाई, यानी कि हमें भोजन पानी की आवश्यकता नहीं है। अब भोजन की आवश्यकता को बाध्य कौन कर रहा है? भूख कर रहा है। और भूख हमारा आवश्यकता हो जाएगा कि अंतर्नोद हो जाएगा? तो अंतर्नोद हो जाएगा। अगर वही बात करें कि पानी की आवश्यकता कब है? जब हमें लगी हो प्यास। बिना प्यास के पानी तो हमें चाहिए नहीं, यानी कि प्यास हमें बाध्य कर रहा है किसकी प्राप्ति के लिए? पानी की प्राप्ति के लिए। जिसके आधार पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भूख को ले सकते हैं अंतर्नोद को में अंतर्गत, और साथ ही साथ प्यास आदि के कॉन्सेप्ट को समझ सकते। दैट मीन्स ये कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें आपको बाध्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कार्य में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है, जिसको हम ड्राइव कह रहे। आते हैं तीसरे घटक, जिसको हम स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक कह रहे हैं। उद्दीपक को ही हम प्रोत्साहन कह रहे। बड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, पता नहीं क्यों आपको, कि एक तरफ उद्दीपक और दूसरी तरफ उसी उद्दीपक को प्रोत्साहन क्यों कहा जा रहा है। तो बात थोड़ा सा अधिगम वाले चैप्टर की तरफ जाके समझते। अधिगम हमने थियरी पढ़ी थी, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थियरी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह रहे थे। सबने पढ़ा? ठीक। इस सिद्धांत को देने का श्रेय किसको गया भाई? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जरा बता दीजिए जल्दी से। पढ़ा है सबने? मनोज जी, शालिनी जी, बाकी लोग भी जुड़े ही होंगे। बताइए भाई कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत बढ़िया ज्योति जी, थॉर्नडाइक कह रही है। ठीक है, रागिनी, नीतू, थॉर्नडाइक। ठीक है, संगीता भी आ गई थॉर्नडाइक के साथ। ठीक है, मतलब याद है आप सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया शालिनी जी, थॉर्नडाइक आप भी कह रही है। यानी कि ट्रायल एंड एरर थियरी को देने का श्रेय किसको गया? थॉर्नडाइक को। अच्छा, दूसरा सवाल। ठीक है, ठीक है किरण जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्षमा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा सवाल, रेडी हो जाइए। थॉर्नडाइक अपने ट्रायल एंड एरर किस पे किया था भाई? किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने? जल्दी से बताइए, किस पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत? जल्दी, किरण, क्षमा जी, शालिनी जी, संगीता जी, नीतू जी, रागनी जी, ज्योति जी, मनोज जी, भाई जल्दी आ जाइए। भूल गए? ठीक है, कैट 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 कैट। ठीक है, भूखी बिल्ली। ठीक है, ज्योति जी भी कह रही है कैट, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्योंकि पूछता है, कहता है यदि पावलो का संबंध कुत्ते से है ना, कोहलर का संबंध सुल्तान से है, तो थॉर्नडाइक का संबंध किससे होगा? तो थॉर्नडाइक का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? बिल्ली से हो जाएगा। मतलब क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, तीसरा आपने इस, बिल्कुल सही है रागनी जी, बिल्कुल सही ना। अपने स्टाइल थियरी के अंतर्गत थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने उद्दीपक क्या लिया था भाई? जल्दी जवाब दे दीजिए, आ गए हम उद्दीपक तक। ठीक है, उद्दीपक क्या द्वारा? उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस क्या था? ठीक है, बहुत बढ़िया किरण जी, फिश फिश फिश। रागनी जी कह रही है फिश। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ज्योति जी भी कह रही है फिश, नीतू जी भी फिश। ठीक है, ठीक है, क्षमा जी आप भी कह रही है, मतलब मछली लिया था, याद है आप सभी को। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है शालिनी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, यानी थॉर्नडाइक
प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत प्रयोग बिल्ली पर किया था और बिल्ली के सामने उन्होंने रखा था क्या भाई, मछली का टुकड़ा। और मछली के टुकड़े को देखते ही बिल्ली ने क्या किया था, रिस्पॉन्स किया था, जिसको हम अनुक्रिया कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, जिसको हम अनुक्रिया कहते हैं, यही ना। सपोज दैट अगर बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा रखा ही नहीं होता थॉर्नडाइक महोदय ने, तो क्या बिल्ली कोई अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करती, जवाब होगा नहीं, ठीक। और दूसरा कंडीशन, जब जब बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया मछली के टुकड़े यानी कि स्टिमुलस को देके, तब उसे मछली के टुकड़े की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। और वो मछली का जो टुकड़ा था जहाँ पे स्टिमुलस का कार्य कर रहा था, वहीं पे क्या प्रोत्साहन का भी कार्य करेगा वो, जवाब दीजिए। मछली का टुकड़ा जो था जहाँ पे बिल्ली के सामने वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था, क्या वह प्रोत्साहन का भी कार्य कर रहा है बिल्ली के लिए, बिल्कुल सही रागिनी जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया भाई। कह रहे हैं कि हाँ कर रहा है, नीतू जी भी कह रही है यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुशबू जी, किरण जी, सब कह रहे हैं भाई यस। यानी कि इस बात की पुष्टि होती है कि उद्दीपक का को हम प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और इसी बात को आयोग लेके आया सेंट्रल लेवल का। बहुत बढ़िया शालिनी जी, किरण जी, खुशबू जी, बहुत बढ़िया, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर दोबारा पूछा आयोग ने तो किसी भी तरीके से कोई त्रुटि होने वाली नहीं है आपसे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, ना कि आपने रटा है। बात क्लियर है, यानी कि उद्दीपक को प्रोत्साहन के रूप में एडॉप्ट कर सकते हैं। तब सेंट्रल के आयोग ने किया क्या पेडागोजी के अंतर्गत, अब ये सुनिए। इसने क्या किया, शिक्षण के अंतर्गत पूछा क्या कि अभिप्रेरणा का घटक है। अब अभिप्रेरणा के घटक में ना, किताबों में बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा भी 3 घटक तो बताए गए, लेकिन उसमें आवश्यकता था, अंतर्नोद था, उद्दीपक था, प्रोत्साहन शब्द को किसी ने नहीं डिफाइन किया। अब आयोग ने उद्दीपक ना देके प्रोत्साहन शब्द लिख दिया। अब जिसने समझा था कि भाई उद्दीपक का कार्य प्रोत्साहन का भी है, तो उसने प्रोत्साहन का चयन किया। जिसने नहीं समझा था उसका ये प्रश्न क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो आप सब समझ के बैठे हो कि उद्दीपक को हम प्रोत्साहन के रूप में भी ले सकते हैं, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं। चलिए, बात समझ, स्टिमुलस है क्या, यानी कि उद्दीपक या प्रोत्साहन के कॉन्सेप्ट में अभिप्रेरणा के घटक में क्या कहा गया। पहले में मूलभूत आवश्यकता जो होती है वो हमारी आवश्यकता यानी कि नीड कहलाती है। ड्राइव में कहा गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बाध्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतर्नोद कहलाता है। जैसे भूख और प्यास के एग्जाम्पल को लिया। अब बात करते हैं उद्दीपक। उद्दीपक के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो आवश्यकता और अंतर्नोद को ना संतुष्ट करे, किसको किसको, आवश्यकता और अंतर्नोद को क्या करे, संतुष्ट करे। तो जो संतुष्ट करने वाला कॉन्सेप्ट होगा, आधार होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, तो उद्दीपक कहलाएगा। अब भोजन भूख को संतुष्ट करेगा क्या भाई, ये जरा बताइए। भोजन भूख को संतुष्ट करेगा क्या, भोजन ही करेगा। पानी और प्यास को भी संतुष्ट करेगा क्या भाई, पानी ही करेगा। तो मतलब जहाँ पे भोजन और पानी को हम बेसिक नीड्स के रूप में देखते हैं, वहीं पे भोजन और पानी को अगर हम देखें तो स्टिमुलस या प्रोत्साहन के रूप में भी एडॉप्ट कर सकते हैं। आपसे यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है सीटेट के अंतर्गत। जब आप यूपी टेट के लिए आइएगा तो यहाँ से प्रश्न है, इसकी थियरी भी आपको समझनी है, आपको इसके एग्जाम्पल भी समझनी है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हम टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तब। अभी हमारा जो प्रश्न है पेडागोजी के अंतर्गत वो केवल ये है कि अभिप्रेरणा के घटक है या फिर अभिप्रेरणा के घटक नहीं है। तो अभिप्रेरणा के घटक में पहला घटक आवश्यकता है, दूसरा घटक अंतर्नोद है, तीसरा घटक उद्दीपक है। ठीक है, हमने कहा आयोग ने उद्दीपक ना देके प्रोत्साहन दिया था, तो हमने समझ के रखा है भाई उद्दीपक को हम क्या कह सकते हैं, प्रोत्साहन कह सकते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है। अब चाहे आयोग हमको प्रोत्साहन देके कॉम्प्लिकेशन में ले जाए और चाहे उद्दीपक देके, हमारे पास हमारे सवालों का जवाब है। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, आगे बढ़ लिया जाए भाई। शालिनी, किरण, खुशबू, शीतल जी, क्षमा जी, नीतू जी, ज्योति जी, रागनी जी, क्लियर है, किसी का कोई प्रश्न। बहुत बढ़िया, ज्योति जी कह रही है यस, यानी कि बात यहाँ तक समझ में आ गई। नीतू जी भी कह रही है यस, ठीक है ठीक है, रागनी जी भी ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट विप्रेरणा के
अंतर्गत जो हमें पढ़ना है पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अभिप्रेरणा का घटक हमें देखना है। क्या देखना है? अभिप्रेरणा का घटक। ठीक। अब सॉरी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात किया जाए ना, तो बहुत सारा सिद्धांत है भाई, लेकिन उन बहुत सारे सिद्धांत की तरफ हमें नहीं जाना है। हमें केवल और केवल एक ही सिद्धांत देखना है डीपली तौर पे, और वो है हमारा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। हमसे पूछा है और लगातार पूछा है, इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है पेडागोजी के अंतर्गत। ठीक। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा बहुत सारा सिद्धांत है, जैसे शरीर क्रिया का सिद्धांत है ना, आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को हम देखेंगे ही देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, तो मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत भी हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना हमसे पूछता उतनी बात करेंगे, बाकी बातें जब टेट वाले एग्जामिनेशन के लिए मिलेंगे तो वहां पे किया जाएगा। ठीक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत का, जो कि हमारा साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या है भाई? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक। आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। मांग के सिद्धांत को हमने पर्सनालिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। हमने कहा था वहां से आयोग कई बार कॉम्प्लिकेशन को लेके आया है। अब वहां यानी कि पर्सनालिटी के अंतर्गत जो हम मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे इसको देने का श्रेय हेनरी मरे जी को गया है। हमने आपको तब भी बताया था, और कोरिलेट करके बात करते। मांग के सिद्धांत संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो हेनरी मरे से भी है, और यहाँ पे आपको अब्राहम मास्लो भी दिख रहे हैं, कहीं कहीं मैस्लो देता है। ठीक। तो अगर मांग का सिद्धांत पूछता है, तो दो मनोवैज्ञानिक दिमाग में क्लिक करने चाहिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि आयोग पूछा है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है पेडागोजी के अंतर्गत, तो आप इसको देखेंगे। मांग के सिद्धांत के संदर्भ में दो मनोवैज्ञानिक का नाम आना चाहिए, एक जो कि आपने पर्सनालिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, जिनको हम हेनरी मरे कहते हैं, यानी कि हेनरी मरे ने भी मांग का सिद्धांत दिया था। बात क्लियर? हमने लिखा है, पढ़ा है, समझा है। ठीक। दूसरा ये, अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को भी हम मांग का सिद्धांत कहते हैं। सपोज अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई ऑप्शन ए में हेनरी मरे दिया है, ऑप्शन बी में अब्राहम मास्लो दिया है, ऑप्शन सी में वहीं पे दे दिया है ए एंड बी बोथ, तो यहाँ पे एंड बी बोथ का चयन ज्यादा उचित होगा, ज्यादा अच्छा होगा, उसी का चयन किया जाएगा, बाकी नहीं। हाँ, अगर ए बी बोथ नहीं दिया है और प्रश्न आपका ये है कि मांग के सिद्धांत का संबंध किससे है, और ऑप्शन में ए एंड बी बोथ नहीं दिया है, तो वहां पे आप हेनरी मरे का चयन मत करिएगा, एकदम नहीं। क्योंकि आपके पेडागोजी के अंतर्गत जो आपको डीपली स्टडी करनी है ना, जिसके सिद्धांत को वो अब्राहम मास्लो महोदय हैं, ना कि हेनरी मरे हैं, तो वहां पे अगर हेनरी मरे कॉन्सेप्ट में ऑप्शन में है भी, तो भी हम साफ साफ कह रहे हैं कि आपको हेनरी मरे का चयन नहीं करना है, आपको वहां पे जो चयन करना है वो अब्राहम मास्लो का ही करना है, क्योंकि अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? मांग का सिद्धांत कहते हैं, और यही हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, शिक्षण के अंतर्गत। ठीक। अब आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के संदर्भ में यदि बात किया जाए, तो इस सिद्धांत को 1954 में अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? 1954 में अब्राहम मास्लो महोदय के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक है, और पुस्तक का नाम जैसा कि स्क्रीन पे साफ साफ आप सभी को दिख रहा है कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी है। भाई, हमसे पुस्तक पूछना है, निर्धारित मिलान करने को देगा पेडागोजी के अंतर्गत, एकदम निर्धारित है, एक प्रश्न आना है। तो जहां जहां पुस्तकों के बारे में बात हो रही है, जहां जहां उसके ऑथर्स के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स ये क्लियर है कि ये पूछा हुआ है और रिपीटेड है, क्योंकि पुस्तक के संदर्भ में कोई नया तो आने वाला नहीं है, उसके ऑथर भी नहीं चेंज होने वाले, उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं चेंज होने वाला, तो मतलब जहां जहां जितनी पुस्तकें लिखाई है वो सारी पुस्तकें आप रट लेंगे, भले ही सही पेडागोजी के अंतर्गत रटन प्रणाली नकारात्मक है, लेकिन जहां हो सके वहां रट लीजिए भाई। ठीक। अब यहाँ मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसके ऑथर कौन है भाई, प्रकाशक कौन है? तो अब्राहम मास्लो हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं, हम सीधे सीधे पढ़। अच्छा, अपने आवश्यक पदानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत ना अब्राहम मास्लो ने कहा क्या है, ये सुनिए। इन्होंने कहा कि व्यक्ति तभी अभिप्रेरित होता है जब उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। बात तो क्लियर है, ये बात तो हमने पहले भी कही कि अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा, सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो आवश्यकता ही है। यही बात अब्राहम मास्लो ने भी कही। इन्होंने कहा आगे क्या कि
पद है आवश्यकताओं का, एक क्रम है। और इन पद के पूरे होने के बाद ही ना दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब तक पहली आवश्यकता की पूर्ति ना हो तब तक दूसरी आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, ऐसा मानना था महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो का, जो कि बात बिल्कुल सही है। हमारी जब पेट की भूख शांत होती है तभी हमें कपड़े की नीड होती है भाई। बात क्लियर है ना? जब हमारे पेट कपड़े की नीड फुलफिल होती है तभी हमें मकान की जरूरत होती है, तभी हमें गाड़ी बंगला इन सब की जरूरत होती है। क्या बेसिक नीड्स के बिना फुलफिल हुए हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही बात कह रहे थे अपनी इस आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत अब्राहम मास्लो। कब? तो 1954 में। किस पुस्तक के अंतर्गत? तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कहा कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा की जननी है और एक आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, और जब तक दूसरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक तीसरी चौथी पांचवी आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी। जिसके आधार पे अब्राहम मास्लो महोदय ने आवश्यकताओं को एक पद यानी कि एक क्रम प्रदान कर दिया। और वह पदों की संख्या कितनी रखी उन्होंने? 5। उस क्रमों की संख्या उन्होंने कितनी रखी? 5। तो जिसके आधार पे अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को कहा गया दोस्तों क्या? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। बात क्लियर है? हमसे प्रश्न अभी तक जितनी बात की है उसमें क्या पूछा है? सबसे पहली बात कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में जब भी बात करेंगे तो आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देना है। केवल अभिप्रेरणा पे ही नहीं, अधिगम पर भी, व्यक्तित्व पर भी, बुद्धि पर भी, चिंतन पर भी, भाषा पर भी, इन सब के कॉन्सेप्ट में अगर बात किया जाए तो बाह्य के कॉन्सेप्ट का चयन ही नहीं करना, हमें चयन केवल और केवल किसका करना है? आंतरिक कॉन्सेप्ट का, इंटरनल प्रोसेस का। ठीक। दूसरी बात यह कि अभिप्रेरणा के घटक, जो कि हम बार बार कह रहे हैं, इस बार भी कह रहे हैं, आना है, निर्धारित है, पूछा है, लगातार पूछा। तीसरी बात यह कि मांग के सिद्धांत को कॉम्प्लिकेट करता है अब्राहम मास्लो और हेनरी मरे से। तो हमने कहा भाई मांग के सिद्धांत में आपके दोनों मनोवैज्ञानिक आएंगे अगर ऑप्शन में ए एंड बी बोथ दिया है तो, अगर ए एंड बी बोथ नहीं दिया है तो केवल अब्राहम मास्लो लगाएंगे। अगर वही प्रश्न कह रहा है कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत का संबंध किससे है तो हेनरी मरे भी देगा, और साथ ही साथ आपके ऑप्शन में अब्राहम मास्लो भी देगा। तो हेनरी मरे राइट नहीं होंगे बल्कि राइट हो जाएंगे अब्राहम मास्लो। आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत कितने पद बताए हैं अब्राहम मास्लो ने? कितनी संख्या बताई है अब्राहम मास्लो ने? कितने क्रम बताए हैं? तो जवाब होगा दोस्तों कितने भाई? 5 बताए हैं। चलिए बिना देर के इन पांचों क्रम, पांचों पदों को, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए साइड में नहीं है। ठीक। ये रहा आपका साफ साफ मोटिवेशन का एक फ्लो चार्ट, जो कि एकदम क्लियर कर देगा बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी है ये फ्लो चार्ट। अभी अभी हमने कहा कि आवश्यकता पदानुक्रम के पदों की संख्या अब्राहम मास्लो के द्वारा 5 बताई गई, तो वही पांचों यहाँ पे आपको इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत दिख रहे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो आपको पद या क्रम दिख रहा है उसे हम मनोदैहिक प्रेरक कहते हैं। दूसरा जो है उसे हम सुरक्षा प्रेरक कहते हैं। तीसरा जो है उसे हम प्रेम और लगाव प्रेरक कहते हैं। चौथा जो है उसे हम आत्मसम्मान प्रेरक कहते हैं। और वहीं पे पांचवा जो है उसे हम आत्मसिद्धि प्रेरक कहते हैं। किसके अनुसार बात हो रही है? अब्राहम मास्लो के अनुसार। किस ड्यूरेशन में उन्होंने इस आवश्यकता पदानुक्रम को लाया? तो 1954 के ड्यूरेशन में। ठीक। अब मनोदैहिक प्रेरक सबसे पहला प्रेरक है इनका, सुरक्षा प्रेरक दूसरा, तीसरा आपका प्रेम और लगाव प्रेरक, चौथा आपका आत्मसम्मान प्रेरक, और पांचवा आपका जो दोस्तों दिख रहा है वो क्या है? आत्मसिद्धि प्रेरक है। हमसे प्रश्न पूछा है, हमसे प्रश्न ये पूछा है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सही क्रम है। आवश्यक पदानुक्रम का जब भी सही क्रम पूछेगा तो सबसे पहला हो जाएगा मनोदैहिक प्रेरक, दूसरा सुरक्षा प्रेरक, तीसरा प्रेम और लगाव, चौथा आत्मसम्मान, और पांचवा क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि प्रेरक। एज ए टीज फॉर्म में आपको इसको याद करना पड़ेगा।
पहला क्या है हमारा मनोदैहिक प्रेरक, दूसरा क्या है हमारा सुरक्षा प्रेरक, तीसरा हमारा क्या है भाई प्रेम और लगाव प्रेरक, चौथा हमारा क्या है आत्मसम्मान प्रेरक, पांचवा हमारा क्या है तो आत्मसिद्धि प्रेरक। चलिए बात करते हैं आगे अंदर के कॉन्टेक्ट को। ठीक, मनोदैहिक प्रेरक जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत हमने कहा कि भोजन, पानी, नींद, काम, वासना, विश्राम, ये सब हमारी क्या है बेसिक नीड्स है, जिसको यहाँ पे मनोदैहिक प्रेरक कहा गया है। तो जब ये मनोदैहिक प्रेरक यानी कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ना, मूलभूत आवश्यकताओं, जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी हम किसकी तरफ बढ़ेंगे भाई, सुरक्षा प्रेरक की तरफ। अब सुरक्षा प्रेरक में हमें चाहिए क्या, तो सुरक्षा प्रेरक में हमें शारीरिक सुरक्षा चाहिए, मानसिक सुरक्षा चाहिए, संवेगात्मक सुरक्षा चाहिए, भाषात्मक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। ये सब सुरक्षा हमें चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। इस रूप में आप समझे सुरक्षा प्रेरक के रूप में, तो आप इसे व्यवहारिक तौर पे ये कह सकते हैं। अब हमें मकान चाहिए जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, हमें गाड़ी बंगला चाहिए भाई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद, तो ये सब हमारे लिए कैसे प्रेरक कहलाएंगे दोस्तों, तो सुरक्षा प्रेरक। जब इन दोनों की पूर्ति हो जाती है ना, तो अब्राहम मास्लो का मानना था कि प्रेम और लगाव प्रेरक उत्पन्न होता है। मतलब हमें अब इन दोनों ही आवश्यकताओं को फुलफिल करने के पश्चात सगे संबंधियों की तरफ लगाव रुझान दिखता है, समाज की तरफ दिखता है। क्या कि समाज के द्वारा हमें प्रेम मिले, सगे संबंधियों के द्वारा हमें प्रेम और लगाव मिले, तो जिसको अब्राहम मास्लो ने तीसरे प्रेरक के रूप में लिया, जिसको इन्होंने प्रेम और लगाव प्रेरक कहा। अगला जो प्रेरक है वो हमारा आत्मसम्मान प्रेरक है। इनका मानना था कि जब तक ये तीनों पूरे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ यानी कि चौथे प्रेरक तक नहीं जा पाएंगे, और जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे तो हम चौथे प्रेरक तक जाएंगे, और जब हम चौथे प्रेरक तक जाएंगे तो हमें समाज में अब क्या चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए भाई, सम्मान चाहिए लोगों से। और जब समाज के द्वारा हमें आत्मसम्मान मिलने लगता है तो सबसे अंतिम में अब हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, जिसको इन्होंने यहाँ पे आत्मसिद्धि प्रेरक के रूप में स्वीकार किया है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक, हमसे यहाँ से हमने कहा पूछता है आवश्यकता पदानुक्रम का सही क्रम है, तो सही क्रम में मनोदैहिक सुरक्षा, प्रेम लगाव, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि। अब अगर आगे प्रश्न के बारे में बात करें तो हमसे कई बार प्रश्न ये पूछा है कि आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत सबसे प्रबल प्रेरक है या फिर सबसे प्रबल मांग है। ये भी पूछा हमसे कि सबसे कमजोर प्रेरक या सबसे कमजोर मांग है। तो भाई जो हमारी बेसिक नीड्स है वो सबसे प्रबल है, और जो मोक्ष की प्राप्ति का कॉन्सेप्ट है वो सबसे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो सबसे प्रबल मांग हमारी क्या हो जाएगी, मनोदैहिक प्रेरक हो जाएगा, बात क्लियर रखिएगा। और सबसे कमजोर मांग हमारी क्या हो जाएगी, तो आत्मसिद्धि प्रेरक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर भाई, यस या नो बता दो, आगे बढ़ ले। क्षमा जी, शालिनी जी, रागिनी जी, किरण जी, नीतू जी, ज्योति जी सब हैं, बता दीजिए। बहुत बढ़िया जी, ज्योति जी बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट समझना है फ्लो चार्ट के अंतर्गत। बहुत बढ़िया रागिनी जी, नीतू जी, क्षमा जी, किरण जी, ज्योति जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद धन्यवाद। खुशबू जी बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ और कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको जरा समझते हैं। ठीक, मनोदैहिक सुरक्षा प्रेम और लगाव सम्मान प्रेरक तक बात कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 तक बात कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन सही है फ्लो चार्ट। यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ तक लाया गया, मतलब 1 से 4 तक ही बात कर रहा। ठीक है, ये मनोदैहिक चाहे सुरक्षा प्रेरक हो, चाहे प्रेम और लगाव प्रेरक हो, चाहे वो आत्मसम्मान प्रेरक हो, ये निश्चित तौर पे जीवन के बारे में बात करती है। जीवन के बारे में ही ना, कि मोक्ष के बारे में, जीवन के बारे में। ठीक, तो जिसके आधार पे ना इन चारों ही प्रेरक को हम जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति। अच्छा, अगर जीवन से संबंधित जवाब होगा भाई निर्माणकारी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को हम दूसरे शब्दों में अगर डिफाइन करें तो इसे हम निर्माणकारी प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं।
बात क्लियर है? यानी कि जो मनोदैहिक प्रेरक है, जो सुरक्षा प्रेरक है, जो प्रेम और लगाव प्रेरक है, जो आत्मसम्मान प्रेरक है, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रेरक है। हमारे जीवित रहते हुए वो सारे प्रेरक कार्य करते हैं, तो जिसके आधार पे इसे हम जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और चाकि जीवन मूल प्रवृत्ति है तो ये निर्माणकारी होगी, ना कि विध्वंसकारी होगी, तो जिसके आधार पे इसे हम निर्माणकारी प्रवृत्ति भी कहते हैं। अब इस जीवन मूल प्रवृत्ति निर्माणकारी प्रवृत्ति को ना आए महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड, हमने पढ़ा है फ्राइड को, कई बार पढ़ा है, ठीक है। फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति को एक नाम से डिफाइन किया, और वो नाम क्या है भाई? इरोश है। क्या है? इरोश। यानी कि इसी को दूसरे शब्दों में अगर देखना हो तो इसे हम जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। यानी कि हम प्रश्न पूछता है वो यहाँ से पूछता है, इन कंटेंट के अंदर से नहीं। प्रश्न पूछता है पेडागोजी के अंतर्गत इरोश का अभिप्राय है या फिर जिजीविषा का अभिप्राय है। तो हमारे ऑप्शन में जीवन मूल प्रवृत्ति देगा या तो निर्माणकारी प्रवृत्ति देगा। तो इरोश का अभिप्राय क्या हो जाएगा? जीवन मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। यदि जीवन मूल प्रवृत्ति नहीं दिया है तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि निर्माणकारी प्रवृत्ति देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉन्सेप्ट को समझाया। अच्छा, अब पांचवें प्रेरक, क्योंकि चार प्रेरक तो इरोश को डिफाइन करें यानी कि मूल प्रवृत्ति को डिफाइन करें, बचा एक ही पद है, एक ही क्रम है, एक ही प्रेरक है, जिसको हम आत्मसिद्धि प्रेरक कहते हैं। और आत्मसिद्धि प्रेरक में हमने कहा कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है, मृत्यु की तरफ जाता है, तो जिसके आधार पर इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है जिसको हम विध्वंसकारी प्रवृत्ति कह रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात हो रही है, तो जिसके आधार पे ये निर्माणकारी तो हो ही नहीं सकती, बल्कि कैसी होगी? विध्वंसकारी होगी। तो जिसके आधार पे इसे हम विध्वंसकारी मूल प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। एक बार पुनः नाम यहाँ पे भी किसका? तो सिगमंड फ्राइड महोदय का। बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने मनोविज्ञान के अंतर्गत। इन्होंने इस तरीके की मृत्यु मूल प्रवृत्ति को या फिर विध्वंसकारी मूल प्रवृत्ति को महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने थैनाटोस से डिफाइन किया है। सिगमंड फ्राइड ने ही जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोश कहा था, और सिगमंड फ्राइड महोदय ही ना मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थैनाटोस कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? तो मुमूर्षा कहते हैं। जैसे प्रश्न हमसे यहाँ से पूछता है पेडागोजी के अंतर्गत कि इरोश का अभिप्राय, वैसे ही प्रश्न हमसे यहाँ से पूछता है थैनाटोस का अभिप्राय है। अब चाहे इरोश पूछे, चाहे थैनाटोस पूछे, चाहे मूल जीवन मूल प्रवृत्ति पूछे, चाहे आपसे मृत्यु मूल प्रवृत्ति पूछे, चाहे आपसे निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति पूछे, चाहे आपसे विध्वंसकारी मूल प्रवृत्ति पूछे, ऑप्शन में इरोश भी होगा, ऑप्शन में थैनाटोस भी होगा। मतलब प्रश्न चाहे दोनों में से कहीं से हो, ऑप्शन में ये दोनों ही आपको कोरिलेटिव के आधार पे मिलेंगे, एकदम ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इरोश का अभिप्राय क्या हो जाएगा? जीवन मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, जिसको आप निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। और थैनाटोस का अभिप्राय क्या हो जाएगा? मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, जिसको हम विध्वंसकारी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने बार बार कहा, अभी फिर कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, कि आपसे ये प्रश्न पूछा है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सही क्रम है, कई बार पूछा है, रिपीटेड है। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सही क्रम में सबसे पहला जो क्रम हो जाएगा वो मनोदैहिक क्रम हो जाएगा, या फिर शारीरिक प्रेरक भी दे देता है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से ना। तो मनोदैहिक प्रेरक होगा, दूसरा आपसे सुरक्षा प्रेरक होगा, तीसरा आपसे प्रेम और लगाव प्रेरक होगा, चौथा आपसे आत्मसम्मान प्रेरक होगा, और पांचवा जो होगा वो हमारा आत्मसिद्धि प्रेरक होगा। और यही था 5 पद 5 क्रम, जिसके आधार पे अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को हम आवश्यकता पदानुक्रम का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे अगर बात किया जाए, तो अभिप्रेरण चक्र का सही क्रम हमसे पूछता है। ठीक, तो अभिप्रेरण चक्र के सही क्रम को थोड़ी देर रुक के हम समझेंगे। उससे पहले हम थोड़े से एक और सिद्धांत को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। ठीक, हमसे पूछा है ये लगातार कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को देने का श्रेय किसको गया है? विलियम मैकडूगल महोदय को गया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन हो जाएंगे? तो विलियम मैकडूगल हो जाएंगे। ठीक,
इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और इसी 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं 14 मूल संवेग। तो हमसे सीटी एग्जामिनेशन में ऊपर नीचे दोनों प्रश्न दे दिया था और विद्यार्थियों ने बहुत गलत किया। प्रश्न क्या था सुनिए। पहला प्रश्न जो आयोग ने दिया था ऊपर नीचे करके, सपोज इट 9 नंबर पे ये प्रश्न दिया, फिर 10 नंबर पे दूसरा प्रश्न दिया था। तो पहले 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर पे आयोग ने प्रश्न क्या दिया सीटेट के अंतर्गत कि विलियम मैकडूगल के कितने संवेग है। प्रश्न क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं था, ये सारे विद्यार्थियों ने किया। विलियम मैकडूगल कितने मूल संवेग है, तो जवाब हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 14 मूल संवेग हो जाएंगे। किसके, तो विलियम मैकडूगल के। दूसरा प्रश्न सपोज 10 नंबर पे कर दिया ऐसा। उसने किया क्या कि 14 मूल संवेग का संबंध किससे है। तो 14 मूल संवेग का जो संबंध है वहां पे विलियम मैकडूगल ना देके मूल प्रवृत्ति दिया था। तो भाई मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, संबंधित है किस संवेग से, तो 14 मूल संवेग से, क्योंकि पहले विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उन 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पे उत्पन्न हुए थे कितने संवेग, तो 14 मूल संवेग उत्पन्न हुए थे। बात क्लियर है। बाकी 14 संवेग कौन कौन से थे, क्या क्या थे, ये हमारे पेडागोजी के अंतर्गत नहीं है, ये हमारे टेट वाले एग्जामिनेशन के पोर्शन के अंतर्गत आता है। 16 फरवरी से उद्घोष एकेडमी जो है वो टेट का बेंच भी लाइव क्लासेस लॉन्च कर देगी। तो उस समय हम इसे डीपली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो 14 मूल संवेग कौन से थे, क्या क्या नाम थे, क्या क्या उसका अभिप्राय था, किसके द्वारा, भाई विलियम मैकडूगल के द्वारा। ठीक, हमसे अगला प्रश्न पूछा है कि अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है, तो शायद जवाब आप सभी के पास हो। अभिप्रेरणा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता जब भी होगी तो व्यक्ति क्या होगा भाई, अभिप्रेरित होगा। जब व्यक्ति अभिप्रेरित होगा तो उसमें उत्तेजना उत्पन्न होगी। ये सब अभी अभी हमने समझा, ठीक है। जब उत्तेजना उत्पन्न होगी तो वो लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेगा। जब वो लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं जाके उपलब्धि प्राप्त होगी, और जैसे ही उपलब्धि प्राप्त होगी उसके उत्तेजना के स्तर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये था अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम। दोस्तों हमसे विगत वर्षों से लगभग 10 बार पूछा है पेडागोजी के अंतर्गत कि अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है। तो सही क्रम में सबसे पहला जो होगा वो आवश्यकता होगा। आवश्यकता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रेरित होता है, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना के परिणाम स्वरूप वो व्यवहार करता है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे उपलब्धि प्राप्त होती है, और जैसे उपलब्धि प्राप्त होती है वैसे उसकी उत्तेजना में क्या होता है, कमी होता है। और यही आपका सही क्रम कहलाएगा, किसका, अभिप्रेरणा का। भाई ये था आज का महत्वपूर्ण कंटेंट जिसको हम अभिप्रेरणा के रूप में देखें। बार बार कह रहे पेडागोजी के अंतर्गत केवल सीडीपी में ही नहीं बाकी अन्य सब्जेक्ट में भी आपको अभिप्रेरणा से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभिप्रेरणा का सबसे जो सीधा सा फंडा है वो आपके लिए ये होना चाहिए कि अभिप्रेरणा भले ही दोनों तरीके की है। अब दोनों तरीके का मतलब बाह्य भी है और आंतरिक भी है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा पेडागोजी के अंतर्गत नकारात्मक है। कतई कतई हमें उसे एडॉप्ट नहीं करना है। हमें एडॉप्ट किस रूप में करना है मोटिवेशन को, तो इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में। अब बालक के संदर्भ में आप जब भी बात करेंगे ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बालक के संदर्भ में बालक तभी अभिप्रेरित होगा जब उसे बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा प्राप्त होगा, तभी वो सीखेगा, तभी वो करेगा। ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।